कोर्ट परिसर में कोई व्यक्ति रिवॉल्वर लेके कैसे घुस सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, राम राज्य है। ऐसा राम राज्य कि जहां पे गुंडे माफिया जो है थर थर कांपते हैं और या तो सब्जी बेचते हैं या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन दो ऐसे केस जिसने पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया। पहला केस आपको याद होगा अतीक अहमद और उनके भाई का, जिस तरीके से 17 पुलिस वालों के सामने हत्या कर दी गई और जो है कहा गया कि गुंडा राज खत्म हो चुका, तो वो गुंडे कहाँ गए। और दूसरा केस राजधानी यानी मुख्यमंत्री के आवास से कुछ दूर पे जो कोर्ट है और जज के सामने, जहां कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी है, पुलिस है, उसके बीच में जो है एक फिर जो है हत्या कर दी जाती है। वकील बनकर आता है हत्यारा और सीधे जो गोली चला देता है जीवा पे। एक जो बताया जा रहा है कि वो जो जीवा है वो जो है मुख्तार अंसारी के आदमी है, यानी गुंडे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, चाहे अतीक अहमद हो चाहे जीवा माहेश्वरी हो, गुंडे हैं कुछ भी हो, कोर्ट है, देश है, संविधान है, तो क्या अब जो है सज़ा जो है गुंडे करेंगे, फैसला गुंडे करेंगे, अदालतें करेंगे। जब इसी को सब पे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, हमारे साथ जो है पूर्व कमिश्नर जो है जुबैर मसूद खान है, इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टीवी में। शुक्रिया, थैंक यू। सर, गुंडा राज खत्म, राम राज्य आ चुका उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे? ये तो ऐसा है जैसे कि आप दिन में कहें कि रात हो रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कानून की बालादस्ती नहीं है, कानून नहीं है। और माफियाज जो इन मर्डर्स के पीछे हैं, जो बिहाइंड दी कर्टेंस हैं, वो लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं जिनकी नज़र में ना तो कानून की कोई अहमियत है, ना जजेस, ऑनरेबल जजेस की कोई अहमियत है, ना शेल्टर होम्स। उसको आप कह सकते हैं, इफ़ समबडी हैज़ कमिटेड ए क्राइम तो वो जेल चला जाता है और जेल से जो है माननीय न्यायालय में जब आता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति जब कोर्ट परिसर में चला गया, इट मीन्स कि वो शेल्टर में आ गया। लेकिन यदि ऐसे हालात हों कि जैसे आपने पीछे देखा कि अतीक के साथ हुआ, उसके भाई के साथ हुआ, और परसों एक लड़का, यंग लड़का जीवा, मुझे नहीं मालूम वो किस क्राइम में था, कितने क्राइम्स थे, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि वो एक भारत का नागरिक था। और नागरिक अगर भारत का है तो उसके ऊपर कानून है, उसके ऊपर सज़ा या जजा देने का इख्तियार सिर्फ कोर्ट्स को है। लेकिन यदि कोई लोग ये समझते हैं कि ये कोर्ट जो है हमारे मुताबिक इसको जजमेंट नहीं देगा, तो पीछे से एक यंग लड़के को, जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है बच्चा, जो गरीब बच्चा है, जो 12,000 की जॉब्स को ढूंढ रहा है, उसके हाथ में एक 7 लाख का रिवॉल्वर, जो कि नॉर्मली आप नहीं देखेंगे, और वो लड़का एकदम टारगेटेड अटैक करता है कोर्ट परिसर में, ऑनरेबल जज के सामने, जहां पर सैकड़ों की तादाद में वकील हैं। वकील हमारी सोसाइटी के क्रीमी लेयर्स हैं। हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि वकील जो है क्रीमी लेयर्स में आते हैं, क्योंकि वो कानून को समझते हैं, उसके बेस पे वो किसी भी व्यक्ति का डिफेंस करते हैं। यदि उन लोगों के दरमियान, उन काले कोट के दरमियान एक काली भेड़ काला कोट पहन के आ गई, तो इसके पीछे कौन हो सकता है, या बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जहां पर सिक्योरिटी के बहुत बड़े इंतजामात हैं, क्योंकि हाई कोर्ट है, वो न्यायालय है, वहां पर ये व्यक्ति घुसा कैसे? कोई कॉमन मैन भी अगर जाता है तो उसकी सिक्योरिटी चेक होती है। एक आयरन को डिटेक्ट करने वाले गेट्स लगे हैं, ये यकीनी तौर पर उससे गुजरा होगा। तो कौन था वो व्यक्ति जिसने इसको नहीं पकड़ा? हम ये देख सकते हैं कि पीछे अभी जब अतीक का मर्डर हुआ था और उसके भाई का, 3 लड़के लाके सामने खड़े करे गए। आज तक पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, वो कौन लोग थे, इनके पीछे कौन था। उनके पास भी 7-7 लाख रुपए के जो है बाहर के रिवॉल्वर्स थे। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि देश में अराजकता फैल रही है, क्योंकि यूपी एक सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर ये कहा जाता था कि योगी जी से डर के मारे दूर दूर तक भाग गए क्रिमिनल्स। अरे एक व्यक्ति जिसको आप क्रिमिनल्स बता रहे हैं वो कोर्ट की शरण में है, ये आने वाला कहाँ से क्रिमिनल निकल आया? इसका मतलब ये सब झूठे बातें हैं, ये धोखा है। इस देश को और इस स्टेट को एक ऐसा कानून चाहिए जो कानून सही मायनों में लोगों को इंसाफ दे सके। इंसाफ नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति जो कोर्ट की शरण में है उसको मार दिया जा रहा है, ये कैसा इंसाफ है?
और उसको रेगुलेट करने वाली सरकार के पास जो मशीनरी है वो पुलिस ऑफिसर्स हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आईपीएस ऑफिसर बहुत काबिल लोग होते हैं, उनके अधीनस्थ जो व्यक्ति हैं पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से जोड़ रहा हूं कि बेवजह उत्तर प्रदेश में डिफरेंट एरिया में कमिश्नर्स की पोस्टिंग होने लगी, तो जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आईपीएस ऑफिसर बैठा है वो अपने आप को बौना समझने लगा, एक डीएम जो बैठा है वो अपने आप को नीचा समझने लगा, क्योंकि कमिश्नर के आदेश के बगैर शायद वो कदम भी नहीं निकाल पा रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो लॉलेसनेस आई है इसलिए अभी आई है कि आईपीएस के हाथ बांध दिए गए हैं, डीएम के हाथों को चिपका दिया गया है कि खामोश बैठे रहो, हम जो आदेश करेंगे वो कमिश्नर के थ्रू तुम्हारे पास आएंगे जब भी कोई काम करना। ये जो हालात पैदा हुए हैं लखनऊ में, जहाँ पर के हमारे मुख्यमंत्री जी रहते हैं, विराजमान है, और सरकार के तमाम बड़े बड़े अधिकारी वहीं तो हैं, डीजीपी वहाँ पर हैं, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ है, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, तो ये क्या हो रहा है? ये तो एक कॉमन मैन के लिए बड़ा दुखदाई बात है। बिल्कुल, आप भी कमिश्नर रह चुके हैं, कैसे देखते हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि गुंडा राज खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, चाहे अतीक अहमद की बात हो, कोर्ट के सामने की बात हो, उससे पहले कई जो है ऐसा हादसे देखने को, जालौन में एक दिन दहाड़े एक लड़की को भी मार दिया जाता है, लेकिन सरकार कहती है कि गुंडा राज नहीं है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो चाहे कोई भी हो, सरकार के लोग कहते हैं गुंडा राज बिल्कुल खत्म करके राम राज्य ला दिया गया है उत्तर प्रदेश। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सामने की बात है। मैं इसमें यही कह सकता हूँ, मैंने भी इससे पहले आपसे ही बताया कि जो कानून निफाज करने वाले अधिकारी हैं उनको बांध दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आईपीएस यंग लड़के, आज तो सब यंग हैं, आईपीएस बड़े बड़े खूबसूरत बड़े बड़े अच्छे इंटेलिजेंट लड़के बैठे हुए हैं आईपीएस, वो कैसे उनके रहते इस तरीके क्राइम हो जाएंगे, वो भी लखनऊ जैसी जगह में? सोचा नहीं जा सकता। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मामला है, इसको समझने की जरूरत है। आप जब जिम्मेदारी फिर डालना किस पे है? आप ये कहेंगे कि हाँ भाई आईपीएस की गलती है, फलाने की गलती है। मैं नहीं मानता कोई भी आईपीएस ऑफिसर अपने वर्दी पे दाग दाग लगवा सकता है, वो अपने आप को खड़ा कर देगा बिल्कुल बीच में, लेकिन दाग नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो जब कोई इंसान वर्दी पहनता है बेटे, तो उसकी जात उस वर्दी में तब्दील हो जाती है, वो रिस्पांसिबिलिटी उसके कंधे पे आती है, जो कंधे पे फूल आ जाते हैं सरकार की तरफ से, तो वो उसके वजन के अंदर रहता है। लेकिन यदि उसको उठने नहीं दिया जाए, उसको अपने हिसाब से प्लानिंग नहीं करने दिया जाए, जब ये हालात पैदा होंगे कि कोर्ट परिसर में एक लड़का काला कोट पहनकर एक रिवॉल्वर 6-7 लाख का जेब में छुपा कर लाया, तो वो कैसे लाया? इसका मतलब ये है कि बिछफाड़ हो गई ये फोर्सेस। बस सुनिए आप, उनके अंदर भी दरार है। जो लड़के जो वहाँ पर वकील पहुँचा, वहाँ पर नॉर्मली हमारे पुलिस ऑफिसर्स ज़्यादा एक एसआई होगा वहाँ पर, या सब इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर होगा, और हमारे पुलिस के सिपाही लोग होंगे, उनके ऊपर भी कोई बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता है। नहीं तो ये मैं मान ही नहीं सकता कि कोर्ट परिसर में कोई व्यक्ति रिवॉल्वर लेके कैसे घुस सकता है। और माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट, हमारे माननीय न्यायाधीश बैठे हैं वहाँ, और उनको अपनी जान मेज के नीचे जाकर छुपना पड़ा। ये बड़े अफसोस की बात है। इस देश को क्या हो रहा है, हम सबको सोचना होगा, और इस राजनीति को हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये दहशत पैदा करने का एक तरीका है? अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं लोकतंत्र अब खतरे में नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र खतरे में सीधा है कि जब किसी को न्याय नहीं मिलेगा, जब किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, संज्ञान में कोर्ट नहीं लेगा, कोर्ट क्या आदेश करेगा? जब एक व्यक्ति वहां पर आने से पहले दरवाजे पे मार दिया जाएगा, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जी, बीजेपी के नेता जो कह रहे, जब अतीक अहमद का हत्या हुआ तो कहते हैं कुदरत का न्याय है, तो क्या ये भी एक कुदरत का न्याय क्या अब उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। कुदरत का न्याय, तूफान आता है, बरसात आती है, ओले पड़ते हैं, आग लग जाती है, ट्रेमर्स आते हैं, वो कुदरत है। लेकिन किसी क्रिमिनल के जरिए किसी अंडर ट्रायल को गोली मार देना, ये कुदरत का न्याय है। मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, नेताजी से पूछना चाहता हूँ कि आप ये कैसे कह सकते हैं ये कुदरत का न्याय है? एक सामने क्रिमिनल खड़ा है, उसने आन के 2 भाइयों को, जिनके हाथ में हैंडकफ थे, वो एक के गोली लगी, वो गिरा तो उसके जोर में दूसरा नीचे गिर गया, और आसानी से उसको मार दिया गया, दूसरे भाई को भी। यहाँ जो जीवा परसों आया था लड़का, उसको इधर उसको वो जमीन पे गिरा, और हमारी मीडिया ने
उसको ये बताना शुरू कर दिया कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल था और ये जो है उसका साथी था। ये कहाँ से एकदम बातें निकल के आती हैं, बजाय इसके कि एक मनुष्य की लाश गिरी, वो भी कोर्ट के अहाते में, जहां पर सब लोग न्याय मांगने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये समझने लगे कि मुझे न्याय, आपको मैं बताता हूं कि सेफेस्ट प्लेस अर्थ पे कौन है, एक कॉमन मैन के लिए अपना घर, और अगर कोई क्राइम कमिट कर लेता है तो उसका जो है सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस जो है वो जेल है। लेकिन आप देखेंगे कि आजकल पीछे बहुत दिनों से कि जेल में भी मर्डर हुए चले जा रहे हैं, लोग मार रहे हैं उनको। तो ये बताइए इस जगह पर कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और कौन सरकारें हैं जो इसको नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं। बड़ी बड़ी बातें कहना और बात है, लेकिन कानून को निफाज करना एक सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है तो जनता देख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, चलिए अपराधी चाहे अतीक अहमद हो चाहे जीवा महसूर, अपराधी, इसका हम समर्थन नहीं करते। हाँ। लेकिन जिस तरीके से जो दूसरे लोग आके इनको मार जाते हैं तो लोग तारीफ करते हैं, तो हम तो उसके खिलाफ है ना कि ये भी तो गुंडा माहौल कहीं ना कहीं प्रदेश का खराब हो रहा है ना। देखिए ऐसा है, हाँ। जो मीडिया है वो किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ा क्रिमिनल बता सकती है, किसी को भी बहुत अच्छा बता सकती है। बात यहाँ ये नहीं है कि जीवा ने क्या क्राइम किए थे, बात ये नहीं है कि अतीक के ऊपर कितने केसेस थे। अगर क्राइम किए थे कोर्ट उनको सजा देती, उनका इख्तियार था, हो सकता है फांसी की सजा हो जाती। लेकिन ये जो एक नया आदमी 12, 25, 24, 25 साल के बच्चे आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनको कौन बना रहा है, इनको कौन इंस्टीट्यूट कर रहा है, कौन तैयार कर रहा है। ये एक नस्ल यंग जनरेशन में जो पैदा की जा रही है, इसके पीछे भी कोई लोग हैं। तमाम गरीब बच्चे जिनको जॉब्स नहीं है, अगर किसी को लाख 2 लाख रुपए की लीवर दी जाए तो वो ये काम कर रहे हैं बेचारे। लेकिन उनका मकसद, उनको नहीं मालूम कि मुझे किसी को मारना है। उन्होंने एक पीली शर्ट बता दी कि पीली शर्ट पहना, आप इस पे गोली मार देना जाके, और जब तक मारना जब तक मरे नहीं। अब उसमें एक बच्ची मैंने सुना है कि उसके पैर में भी लगी है, एक महिला भी घायल, 1-2 सिपाही भी बेचारे घायल हुए हैं। तो जो सेफ प्लेस है, सेफ हेवन जिसे कह सकते हैं, वहां पर यदि गोलीबारी हो रही है और माननीय जज लोग जो हैं, जो न्यायालय में बैठे हैं, जो इंसाफ देने बैठे हैं, अगर मैंने किसी ने कमिट की है गलती तो 20 साल की सजा देने बैठे हैं, और किसी ने कमिट नहीं की है गलती, पुलिस ने उसके ऊपर केस लगा रखा है तो उसे छोड़ने के लिए बैठे हैं, न्याय देने बैठे हैं। न्याय का मतलब यही नहीं है किसी को छोड़ा जाए, न्याय का मतलब ये नहीं है किसी को सजा दिया जाए। न्यायालय देख के, समझ के, एविडेंसेस को समझ के ही अपना फैसला देती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अभी रामपुर में आजम खान साहब को एक हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने सजा कर दी थी 3 साल की, ठीक है। तुरंत ही दूसरे दिन लखनऊ के जो अध्यक्ष जी हैं विधानसभा के, उन्होंने कहा सीट खाली हो गई। दूसरे दिन पता चला कि इलेक्शन कमिश्नर जो थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा साहब यहाँ पर बाई इलेक्शन होगा। अब इसी कंपैरिजन में आप देखिए वायनाड में राहुल गांधी को भी 2 साल की सजा हुई, और ये चर्चा होने लगी कि यहाँ पर भी इलेक्शंस होंगे। लेकिन वहाँ जो इलेक्शन ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि यस, कानूनी तौर पे हमारे पास 6 महीने का समय है, हमें जल्दी नहीं है, हम 6 महीने में किसी समय भी इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। क्यों? कि वो शायद ये जानते थे कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी इख्तियार है, अधिकार है अपने खिलाफ हुए हुए कार्य को अपील में दायर करना, हो सकता है अपील में उनको रिलीफ मिल जाए। तो वहाँ पर जो दूसरा इलेक्शन है उसको रोकने की कोशिश की गई। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस कानून को निफाज करने वाले लोग जिन्होंने आजम खान साहब के खिलाफ एक 3 साल के लिए सज़ा दी थी, और उन्हीं के ऊपर वाले जो वरिष्ठ जज साहब हैं, उन्होंने उस केस को कहा नल एंड वाइड, कुछ है ही नहीं, और उन्होंने उसको एक्विटल कर दिया। अब वो तो एक्विटल हो गया, लेकिन इस रामपुर में आज की डेट में दूसरा एक एमएलए बैठा हुआ है, क्योंकि उसके इलेक्शंस हो गए, वो एक एमएलए जीत गए। तो ये कानून के लिए बहुत बड़ी सोचने का विषय है। और मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस पर गौर करने की ज़रूरत है, एक ऐसी गाइडलाइन देने की ज़रूरत है कि ऐसे हालात अगर पैदा होते हैं तो क्या होगा। क्योंकि देश के अंदर 2 तरीके के कानून नहीं चल सकते। स्टेट यूपी के अंदर जो है तुरंत जो है उसमें डिक्लेरेशन हो रहा है, और वायनाड में वो जो ऑफिसर है वो कह रहा है 6 महीने का हमारे पास समय है। तो ये क्या है? ये तो सरासर मुझे लगता है कि राजनीतिक
एक राजनीतिक एक प्रेशर है कहीं पर भी जो ये कार्य करा रहा है। उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शन कमिश्नर को कहना चाहिए था हमारे पास 6 महीने के समय, कोई ऐसा उलझन नहीं है। तो हो सकता था कि 6 महीने के अंदर ये डिसीजन आजम खां के फेवर में, जैसे परसों आया है अभी, वो पहले आ जाता। तो यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता, सरकार के पैसे का खर्च नहीं होता, क्योंकि ये जो खर्च है ये सरकार नहीं, मेरे और आपके टैक्स का ही पैसा तो है। तो आप उसे रोकते, आप उसे थोड़ा दिन इंतजार कर। शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, लखनऊ में जिस तरीके से कोर्ट और जज के सामने जो है फायरिंग की गई, उसके बाद जो है बहुत सारे सवाल जो है अब खड़े करें हैं। पहला सवाल ये खड़ा हुआ जैसे कहा कि आखिर वो कौन लोग हैं, उनके पीछे किसके आते हैं, जो ये जो नए उम्र के जो लड़के हैं आते हैं फायरिंग करते हैं। एक जो है बड़ा सवाल जो है ये खड़ा हो चुका है। जैसा अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र का जो है अब खतरे में, क्योंकि फैसला जो है अदालतें नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर उनका खुलासा कब होगा, बहुत सारे सवाल जो है अब पीछे छोड़ चुके हैं।